स्वागत है आप सभी का हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इसमें हम जानेंगे वक्रांगी एटीएम के सर्विस ऑपरेशंस। तो इस सर्विस ऑपरेशंस में हम देखेंगे कैश लोडिंग के बारे में, पे आउट साइकिल, कुछ डूज एंड डोंट्स जो हमें फॉलो करना है। तो हमारे इस ट्रेनिंग के अंत तक आज समझ पाएंगे क्या क्या सर्विस ऑपरेशंस होते हैं और क्या डेली एक्टिविटीज़ होती है। तो शुरू करते हैं। सर्विस ऑपरेशंस में हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे, जैसे हाउ टू कैरी आउट कैश लोडिंग इन एटीएम। दूसरा, कमीशन स्ट्रक्चर एंड पे आउट साइकिल। तीसरा, टिपिकल ऑब्जर्व्ड इश्यूज एंड देयर रेजोल्यूशन। डूज एंड डोंट्स फॉर द सर्विस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की स्टार्ट ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द डे एक्टिविटीज़ जो दिन के शुरू और आखिर में की जाती है, और की एक्टिविटीज़ फॉर एफआरएम। तो अभी अगर मैं बात करूं कि कैश लोडिंग कैसे होती है, तो उसमें ये कुछ है, जैसे ओवरव्यू, बैंक ब्रांच के बारे में, कैश लोडिंग इन एटीएम, डेली सेटलमेंट अकाउंट, और फ्रेंचाइजी को क्या इंश्योर करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले आप सेटलमेंट अकाउंट से पैसे निकालते हो, वही पैसे, वही नोट आप लेकर अपने बैंक ब्रांच पहुँचते, अपने एटीएम के सेंटर पे पहुँचते हो। पहले आपको शटर बंद करना है, बाहर एक कार्ड लगाना है कि मेंटेनेंस चल रहा है, और फिर सीसीटीवी कैमरा के अंदर आप उसे फेक करेंसी डिटेक्शन मशीन से गुजारेंगे। दूसरा, आप उसे करेंसी काउंटिंग मशीन से गुजारेंगे। उसके बाद आप उसे एटीएम में लोड करेंगे। एटीएम में लोड करने के बाद आप एटीएम में एंट्री भी करोगे कि कौन से डिनोमिनेशन के कितने नोट लोड किए गए हैं एटीएम में। इसके अलावा वीकेएमएस में जो एंट्री होती है वो आप बाद में अलग से कर देंगे। अब ये होने के बाद कस्टमर्स आते हैं, यहाँ पर पैसे विड्रॉ करते हैं, पैसे आपकी मशीन से डिस्पेंस हो जाते हैं और उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। एंड ऑफ डे एनपीसीआई एक पूरा डेली जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका एक सेटलमेंट क्रिएट करते हैं। तो कस्टमर के अकाउंट से ये पैसे फिर आपके लिए ट्रांसफ़र होते हैं वक्रांगी के अकाउंट में, और वक्रांगी से ये ट्रांसफ़र होते हैं आपके सेटलमेंट अकाउंट में। ओके, तो अभी जो भी पैसे, जैसे कि आज दिन भर में 1,00,000 रुपए डिस्पेंस हुए, तो आपको ये पूरे पैसे कल के दिन 4 बार में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको लास्ट तक, दिन के आखिर तक रुकना ना पड़े पैसों के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आपके जो भी पैसे आप निकालते हो, जैसे सेटलमेंट अकाउंट से आपने निकाले 5,00,000 रुपए, ओके, और आपने मशीन में लोड किए 5,00,000 रुपए, लेकिन पूरे दिन में कस्टमर्स ने सिर्फ 2,00,000 रुपए निकाले, तो दूसरे दिन जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो है 2,00,000, क्योंकि 2,00,000 ही आपके अकाउंट से गए हैं, उतने ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए एज सेटलमेंट। तो ये था पूरा प्रोसेस, और हम ये भी समझ गए कि कैश लोडिंग कैसे करनी है। अभी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ब्रांच, जो आपने बैंक ब्रांच से पैसे निकाले हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। 10 लाख के नीचे होना चाहिए, क्योंकि 10 लाख के ऊपर फिर आर्म गार्ड और व्हीकल वैसे लगते हैं। उसके अलावा वो एक ट्रिप में 10 लाख के ऊपर का आप ट्रांजैक्शन या अमाउंट कैरी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, कैश जो आप विड्रॉ करते हो, ओके, वो आपको अपने केंद्र तक बहुत ही सिक्योर तरीके से लाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 लाख के करीब या 2 लाख के नीचे है तो 4 व्हीलर या तो 2 व्हीलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मगर 2 से 5 लाख है तो 4 व्हीलर ही इस्तेमाल करें, और 5 लाख के ऊपर 4 व्हीलर में एक और पर्सन को रखिए, ज़्यादा करके आप अपने एम्प्लॉय को रख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, कभी भी कैश का कोई लोडिंग
5 बजे के बाद ना करें। और जब आप लोडिंग कर रहे हो कैश का, केंद्र को बंद कीजिए, शटर बंद कीजिए, बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए कि मेंटेनेंस इन प्रोसेस। ओके, उसके बाद में कैश आप फेक करेंसी और बाद में करेंसी काउंटिंग की मशीन से गुजारेंगे सीसीटीवी कैमरा के अंदर, और फिर उसे लोड करेंगे एटीएम में, और एटीएम में उसकी एंट्री करेंगे और वीकेएमएस में भी एंट्री करेंगे। ये आपको डेली बेसिस पे करना है, और डेली बेसिस पे जो अमाउंट डिडक्ट हो रहा है वो सेटलमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा दूसरे दिन, तो वहाँ से विड्रॉ करके फिर से ये साइकिल चलेगा। आपको इंश्योर करना है कि आपका जो एटीएम है वो कभी कैश आउट ना हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका एटीएम कैश आउट हुआ तो पेनल्टी लग सकती है। देखिए, आरबीआई का एक सर्कुलर आया था कुछ महीनों पहले, जिसके अनुसार कोई भी एटीएम जो 10 घंटे से अधिक एक महीने में कैश आउट होता है, उस पर्टिकुलर एटीएम पे 10,000 रुपये की फ़ाइन लगती है। अभी सर्कुलर आए थोड़ा टाइम हो चुका है, मगर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो एक ही है कि आप अपने एटीएम पर एटलीस्ट, और एटीएम के अंदर आप एटलीस्ट 3 दिन का वर्किंग कैपिटल रखें। यानी कि अगर 1 लाख दिन में डिस्पेंस होते हैं तो 3 लाख या 4 लाख रुपए अपने एटीएम में रखें, ताकि आपका एटीएम 2 से 3 दिन चलता रहे, तो बैंक हॉलीडेज़, वीकेंड्स पर कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, और इसका बेनिफिट ये होगा, जब ये फ्यूचर में अप्लाई होगा तो बहुत सारे ऐसे एटीएम हैं जो पेनल्टी भरने की वजह से धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, और फ्रेंचाइजीज़ के एटीएम सबसे अधिक चलेंगे। कमीशन पे आउट क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे मिलता है, नॉन फाइनेंशियल और वैल्यू एडेड सर्विसेज पे। ये T+1 पे मिलेगा, यानी कि ट्रांजैक्शन मंथ प्लस 1 मोर मंथ। अगर जैन में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, फेब मंथ को ऐड किया जाएगा और मार्च मंथ में आपका पे आउट होगा। तो इस तरह से ये पे होता है। अभी हम देखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें पैसे विड्रॉ हो रहे हैं। तो अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन का कमीशन है, मगर आपके लिए पे होता है 11.80। बाकी का जो है वो जीएसटी कंपनी पे कर रही है, ताकि आपको आपका प्रॉमिस कमीशन मिले। और 2500 ट्रांजैक्शन के ऊपर 11 रुपये पर ट्रांजैक्शन होता है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे पिन चेंज, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, इसमें 3 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन मिलता है। अगेन इस पे भी जीएसटी कंपनी पे करती है। इसके बाद में आता है वैल्यू एडेड सर्विस, जिसमें आधार सीडिंग, मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन, चेकबुक रिक्वेस्ट या स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें के लिए 3 रुपये है, लेकिन फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए 10 रुपये है। ओके, ये कार्ड टू कार्ड ट्रांसफ़र होता है। अभी आपको कुछ एक ऑब्जर्व जो किया गया है हमारे से, आपको ध्यान रखना है कि कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि एटीएम रिलेटेड इश्यूज़ जो आते हैं, जब भी मशीन दिखाती है आउट ऑफ सर्विस, तो इसके पीछे कुछ इश्यूज़ होते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर मशीन आउट ऑफ सर्विस दिखा रही है, पहले चेक कीजिए आपका अर्थिंग 0.1 से लेके 3 वोल्ट्स तक है या नहीं। आप उसके अंदर मल्टीमीटर लगा के देख सकते हैं। और यूपीएस का जो वोल्टेज है वो 220 से लेके 240 के रेंज में है या नहीं। ओके, अगर ये नहीं है तो आपको इमीडिएटली अपने लोकल इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर इसे फिक्स करना है। ठीक है, अगर ये चीज़ें बराबर है तो इंजीनियर को कॉल कीजिए, उनको बताइए सब चीज़ें बराबर है। वो आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे जो आपको फॉलो करना है, जैसे कि नॉर्मल शटडाउन और रीस्टार्ट, और दूसरे स्टेप्स जो आपको बताएंगे जो आप इजीली कर सकते हो। वो करने के बाद भी अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है? टिकट रेस करना है। ये टिकट रेस होगा वीकेएमएस पर, जिसमें आप डालोगे 2 फोटो, अर्थिंग का और यूपीएस का, कि कैलकुलेशंस बराबर है। उसमें आप डिटेल्स लिखोगे कि जो आपको लोकल टेक्नीशियन ने सपोर्ट दिया, रिमोट सपोर्ट, उसमें आप क्या क्या कर पाए और उसमें इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ,
उसकी डिटेल्स आप वहाँ पे लिखेंगे, ताकि ये टिकट के ऊपर फिर फर्दर इफ़ेक्टिवली काम हो सके। सेकेंड, अगर समझिए ट्रांजैक्शन रिलेटेड इश्यूज आते हैं जिसमें आपका कस्टमर जो है उसके अकाउंट से पैसे तो कट गए मगर कैश उनको नहीं मिला, टिकट रेज कीजिए VKMS पर, ओके, और उनकी डिटेल्स कैच कीजिए, जैसे कि डेट, टाइम, ट्रांजैक्शन का टाइम, ओके, ट्रांजैक्शन का अमाउंट, पहले 6 नंबर और लास्ट के 4 नंबर कस्टमर के कार्ड के, ओके, इतना काफ़ी होता है। नेक्स्ट, डूज एंड डोंट्स। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए। तो हम पहले डूज देखते हैं जो हमें करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है, कभी भी जो कैश है वो आपके बैंक ब्रांच से आना चाहिए, आप ही के ATM के सेटलमेंट अकाउंट से आना चाहिए, और वही नोट लोड होनी चाहिए आपकी मशीन में, दूसरी नोट नहीं जाएगी, ओके। उस अकाउंट में और कोई ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, ओके। सेटलमेंट अमाउंट आएगा, विड्रॉ करना है, यूज़ करना है, उसमें और कुछ नहीं होगा। एक अच्छा रिलेशन बना के रखिए मैनेजर से, बैंक के ब्रांच मैनेजर से, ताकि वो आपको टाइमली पैसे रख सके, आपके लिए दे सके वही डिनोमिनेशन जिसकी आपको ज़रूरत है। सारे नोट CCTV कैमरा के नीचे फेक करेंसी डिटेक्शन मशीन और करेंसी काउंटिंग मशीन से गुजारे, उसके बाद ही ATM में लोड करें, ओके। इसको अपडेट करें VKMS पर और ATM के अंदर, ओके। और एक मल्टीमीटर आप खरीद के रखिए, आपको बार बार अपने जगह का अर्थिंग चेक करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमेशा जो ATM है उसे UPS के ज़रिए ही कनेक्टेड रखिए। अगर UPS काम नहीं कर रहा, उसकी रीडिंग अलग आ रही है, तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, ATM को चालू ना करें, ओके। और आपको इंश्योर करना है कि जो डेली कैश है, ओके, और ट्रांजैक्शन, इसका आप एक रेगुलर कैलकुलेशन रखो। अगर कुछ एक्सेस में कैश है या कैश कम है तो उसकी टिकट रेस कीजिए VKMS पर, और हमेशा इंश्योर कीजिए कि आपका CCTV कैमरा बराबर काम कर रहा है, ओके, और 90 डेज़ का बैकअप भी बराबर हो रहा है, ये आपको अपने NVR HDD में देखना है। हमेशा ATM ID, कस्टमर का हेल्पलाइन और जोग्राफिकल लोकेशन का जो स्टिकर है, मेक श्योर कि वो बराबर से टॉप में दिखाई दे रहा है, कि जहाँ से अगर कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ से वो देख सकें, ओके। उसके अलावा कुछ भी अगर होता है जैसे कि फेल ट्रांजैक्शंस, इसे इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए, ओके, VKMS के थ्रू टिकट बनाकर। ऑलवेज मेंटेन हाइजीन एंड क्लेनलीनेस एट केंद्र। हमेशा एक हाइजीन बना के रखिए केंद्र में, और क्लेनलीनेस बना के रखिए। देखिए, लोग उस ATM में ज़्यादा जाते हैं जो एकदम साफ़ सुथरा हो, ओके। मैं ये नहीं कर रहा कि हमें वहाँ पर परफ्यूम मारना है, नहीं, लेकिन उसे साफ़ रखना है कि बदबू तो ना आए, ठीक है। ऑलवेज फॉलो ऑल गाइडलाइंस ऑफ RBI एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। तो RBI और RBI के अलावा जो बाकी बॉडीज़ है, इनके आपको टाइम टू टाइम सारे के सारे कम्युनिकेशंस मिलते रहेंगे जो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, कभी भी जो कैश है ना, इसे लोड मत करना, ओके। जो आपने अलग सोर्स से लाए हो, जैसे BC पॉइंट है, किसी और बैंक से विड्रॉ किया, किसी ATM से विड्रॉ किया, ये सब नहीं चलेगा। आप अगर ATM से निकाल रहे हो, आप ATM चला रहे हो क्योंकि वहाँ पे ATM नहीं है, और दूसरे ATM से निकालोगे तो नहीं चलेगा। सब ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर थरो चेक होता है, आपके अकाउंट्स चेक होते हैं, ओके। किसी और जगह का पैसा नहीं चलेगा, आपके BC पॉइंट का पैसा भी नहीं चलेगा। कभी भी 10 लाख से ज़्यादा विड्रॉ मत कीजिए, कभी भी नोट को मत बदलिए, चाहे जो भी रीज़न हो, ये चेंजेस आप मत करना। कैश किसी और आउटलेट, किसी और बिजनेस का भी इस्तेमाल मत कीजिए, ओके। आपकी जानकारी में कोई गलत ट्रांजैक्शन या गलत काम आपके ATM पे होने ना दीजिए, ओके। कोई भी फेक मल्टीपल ट्रांजैक्शन आप मत कीजिए। फेक से मेरा मतलब है, जैसे लोग 100 रुपए के बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, ये सोच कर के 10 रुपए मिलेंगे, लेकिन RBI इसे ट्रैक करते हैं, अकाउंट्स को ट्रैक करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है
तो आपका एटीएम बंद भी हो सकता है। और जो भी आपको कम्युनिकेशन आएगा आरबीआई से और बाकी गवर्नमेंट की बॉडी से, उसे फॉलो कीजिए, उसे कभी भी निगलेक्ट मत करना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो फ्रेंचाइजीज ने पहले पूछे हैं कभी, कि क्या हम कैश निकाल सकते हैं अदर बैंक के एटीएम से? नहीं। क्या हमें अलाउड है करेंसी नोट को चेंज करना? बिल्कुल भी नहीं अलाउड है। ये भी पूछा है कि हमें फेक करेंसी डिटेक्शन मशीन या करेंसी काउंटिंग मशीन से क्यों गुजारना है? तो देखिए, इसके दो कारण हैं। एक, अगर समझिए किसी के पास कोई फेक नोट मिलती है और वो बोलते हैं कि हमें एटीएम से मिली, उस वक्त ये आप ही के काम आएगा, क्योंकि बैंक के पास वो जो नोट देते हैं उसका प्रॉपर पूरा हिस्ट्री होता है, ओके, कि वो सीरियल नंबर की नोट कहाँ से आई है, ओके। लेकिन जब वहाँ से आप लेके आ रहे हो, अगर आप वो नोट को बदल देते हो तो वो आपका फिर एक एरर हो जाएगा, आपकी मिस्टेक होगी। फिर ये भी हो सकता है कि आप पे ये आ जाए कि आपने फेक नोट्स डाली है, एक। दूसरा, जब आप वहाँ से नोट्स लाते हो और उसको फेक करेंसी मशीन से गुजारते हो, फिर करेंसी काउंटिंग से गुजार के फिर उसे लोड करते हो, सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरा के अंदर, तो आपके पास एक रिकॉर्डेड एविडेंस होता है कि आपका जो भी नोट है वो प्रॉपर है और आपने उसे प्रॉपर मेथड से अपडेट किया है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत पड़ती है तो आप दूसरी जगह से कैश नहीं डाल सकते। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, ओके। सेटलमेंट अकाउंट दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप कोई किसी और की मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैश काउंटिंग जो आपकी है आपको वही यूज़ करते रहना है। स्टार्ट ऑफ द डे कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है। देखिए, एटीएम तो हम कभी बंद नहीं करते, लेकिन अगर आपने किया है तो जब आप स्टार्ट करोगे तो उसको प्रॉपर मेथड में स्टेप बाय स्टेप चालू करना है, ठीक है। दूसरा, हर रोज़ सुबह आपको अर्थिंग चेक करना है, 0.1 से 3 वोल्ट के बीच में है या नहीं। यूपीएस का वोल्टेज चेक करना है, 220 240 के बीच आ रहा है नहीं आ रहा। सीसीटीवी कैमरा का फंक्शनिंग देखना है आपको, और इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड देखनी है कैसे चल रहा है। इसके बाद में एंड ऑफ डे एक्टिविटी क्या करनी है। एक जो है, अगर समझिए कि आपको ऑफ़ करना है मशीन को, तो प्रॉपर स्टेप्स के साथ में ऑफ़ करना, ओके। और कभी इमरजेंसी है, कभी रिक्वायर्ड है, तो प्रॉपर स्टेप्स फॉलो कीजिए। पहले तो ऑफ़ कीजिए ही मत, करना पड़ रहा है तो प्रॉपर स्टेप से कीजिए, ओके। अभी जो मेन एक्टिविटी है वो है काउंटिंग फिजिकल कैश। आपके एटीएम में कितना कैश है हर रोज़ एंड ऑफ द डे, ओके, या नॉन पीक आवर्स में आप ये कर सकते हो। आप पूरा का पूरा कैश गिन सकते हो यूजिंग करेंसी काउंटिंग मशीन, ओके। फिजिकली नहीं गिनना है आपको, और आपको एक फॉर्मेट मिलता है, उसको फिल करना है, ओके। अगर समझिए कैश एक्सेस में है या लेस है, तो आप क्या करेंगे, टिकट रेस करेंगे वीकेएमएस पर पूरी डिटेल्स के साथ, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए एक पीडीएफ है जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, और उसके ठीक बगल में एक है एक्सेल जिसमें ये फॉर्मेट शेयर किया है जिसे आपको इस्तेमाल करना है। तो इस पीडीएफ में क्या दिया है, पीडीएफ एक्चुअली एक ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें फॉर्मेट के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि किस कॉलम में क्या आएगा, हर एक कॉलम का नाम लिखा है यहाँ पर, और इसमें एंट्री कैसे करनी है। जैसे हर एक कॉलम में जो जो इंफॉर्मेशन है उसका यहाँ पे डिटेल ब्रेकअप है। इस एक्सेल में हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एटीएम आईडी डालनी है, ट्रांजैक्शन का डेट डालना है, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यानी कि कितना कैश ऑलरेडी एटीएम में है। दूसरा, कितना कैश आपने लोड किया, कितना निकाला, और फिर एंड ऑफ डे कितना कैश था। इससे आपको कैलकुलेशन आ जाएगा कि टोटल कितना कैश डिस्पेंस हुआ है, सेटलमेंट में कितना आया और कितना डिफरेंस है, कम या ज़्यादा, ये भी आपको दिख जाएगा। तो अभी हमने दोनों फॉर्मेट देख लिए, पीडीएफ भी देखा और एक्सेल भी देख लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो एफआरएम को करनी है। देखिए, मंथली
टीडीएस का एग्जाम्शन लेटर देना होता है बैंक्स में। किसी किसी बैंक में ये क्वार्टरली होता है, 6 मंथ्स में होता है या 1 ईयर में होता है। तो बैंक के अनुसार आपको ये टीडीएस एग्जाम्शन लेटर बैंक में देना होगा। तो ये आपको एफआरएम से मिलेगा, आपको एफआरएम को इन्फॉर्म करना है एडवांस में। ओके, और आपको ये गैजेट नोटिफिकेशन भी ले जाना होता है, जिसके अनुसार जो एनेक्चर 1 में दिया है, जिसमें वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को टीडीएस एग्जाम्शन मिलता है, इसका एक लेटर भी एक होता है। तो ये भी आपको अपने एफआरएम से मिलेगा। इसके अलावा आपको एक डिक्लेरेशन देना है अपने एफआरएम को। ओके, क्या रहेगा इस डिक्लेरेशन में? ये डिक्लेरेशन रहेगा कि आपके अकाउंट में, इसके अपने अकाउंट स्टेटमेंट भी अटैच करना है। ओके, तो आपका जो ये सेटलमेंट अकाउंट है, इसके सारे ट्रांजैक्शन एटीएम के लिए ही हुए हैं और किसी भी रीज़न या किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं हुआ है ये अकाउंट। ठीक है, और साथ में आपका स्टेटमेंट पूरा इसमें अटैच होगा। ये है एनेक्चर 10, जिसके अंदर आप अपना डिक्लेरेशन लिखते हो। ओके, कि आपका जो अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ एटीएम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इसके साथ ही आपका एक स्टेटमेंट भी अटैच होता है। तो ये था पूरा का पूरा सर्विस ऑपरेशंस जो हमने जाना। इसके बाद हम फिर से जुड़ेंगे दूसरे ट्रेनिंग में, जिसमें हम जानेंगे कि क्या क्या सेल्स और मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो।